हेलो बच्चों। कल जो है केमिकल बॉन्डिंग मैंने आपको एक लेवल तक पढ़ा दिया था। वन शॉट रिवीजन जो है 1 घंटे का रिकॉर्ड किया था, लगभग 1 घंटा कुछ मिनट का। और आज जो है बचा हुआ केमिकल बॉन्डिंग मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर देता हूं, जो आप अभी देख सकते हैं और उसके बाद में अपना 3 दिन बाद एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, तो जो थ्योरीज कल बची थी मेनली वो वीबीटी थी, एमओटी थी, हाइब्रिडाइजेशन था, थोड़ा हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा और यही टॉपिक है वैन डर वाल्स फोर्सेस। ये 5 चीजें मैं अभी आपको आज पढ़ा देता हूँ एकदम शॉर्ट में और काम काम का। ठीक, तो वीबीटी क्या बोलती है और एनसीईआरटी रेफरेंस लेते हुए चलेंगे। वीबीटी ये बोलती है ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल के बारे में वीबीटी बताती है। ठीक है ना, किन किन ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी और ऑर्बिटल ओवरलैपिंग किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ये सब। ठीक है ना। तो वीबीटी ये बोलती है यदि दो एटम को या दो ऑर्बिटल्स को आपस में दो एटम को आपस में बॉन्ड बनाना है तो उनके ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग होनी चाहिए। ओवरलैपिंग होने के लिए ऑर्बिटल्स को हाफ फिल्ड होना चाहिए, पहली बात, उनमें मतलब आधे भरे हुए ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में हो। बाद में वो आके ओवरलैप करेंगे, उस ओवरलैप्ड एरिया में दो इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में मौजूद रहेंगे। यहाँ पर ये बात जरूरी है कि ओवरलैपिंग होने के लिए मतलब ओवरलैपिंग होने के लिए ऑक्टेट कंप्लीशन हो, ये कतई कंडीशन नहीं है, पर ऑर्बिटल का कंप्लीशन होना जरूरी है। ठीक है, they need to come closer to each other and then they will form a localized orbital. ओवरलैपिंग के लिए कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ती है, वो आगे चल के बताऊंगा कि ओवरलैपिंग हर एक डायरेक्शन में नहीं हो सकती है। किस तरह से ओवरलैपिंग डायरेक्शनल नेचर में होती है वो बात बताएंगे। कल मैंने आयनिक बॉन्ड पढ़ाया था आपको, वो नॉन डायरेक्शनल होता है नेचर में। एक कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन जो होता है जिसको वीबीटी समझाती है वो डायरेक्शनल होता है नेचर में। तो ऑर्बिटल्स की जो ओवरलैपिंग होती है वो जिन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है उनमें ऑर्बिटल ओवरलैपिंग डिपेंड्स अपॉन, वीबीटी का मेन पॉइंट यही है। इट वाज गिवन बाय हिटलर इन लंदन एंड एक्सटेंडेड बाय पॉलिंग एंड स्लेटर। दिया था हिटलर लंदन ने, थ्योरी को एक्सटेंड किया पॉलिंग और स्लेटर ने। तो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग डिपेंड्स ऑन किस चीज पे डिपेंड करती है ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग। तो सबसे पहले ऑर्बिटल ओवरलैपिंग डिपेंड करती है नेचर ऑफ ऑर्बिटल पे, नेचर ऑफ ऑर्बिटल पे कि ऑर्बिटल का नेचर कैसा है। जैसे कि मान लो हमारे पास में इसमें भी क्या हो जाएगा, ए पॉइंट हो जाएगा क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर। यदि ऑर्बिटल का क्वांटम नंबर कम है तो स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगी। लेस द वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर, मोर द स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग, मोर द स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग। ये एक फैक्टर हो गया। ठीक है, उसके बाद में जैसे कि 1s ओवरलैपिंग बेहतर होती है 1s 2s से, बेहतर होती है 2s 2s से, बेहतर होती है 2s 3s से, बेहतर होती है 3s 3s से। यहाँ सब ऑर्बिटल एक ही टाइप के हैं। उसके बाद में ये हुआ क्या, क्वांटम नंबर। बी क्या हुआ, नेचर ऑफ ऑर्बिटल में आ जाता है डायरेक्शनल नेचर ऑफ ऑर्बिटल। एक तो क्वांटम नंबर और दूसरा डायरेक्शनल नेचर ऑफ ऑर्बिटल। डायरेक्शनल नेचर ऑफ ऑर्बिटल, नेचर ऑफ ऑर्बिटल। तो आप जल्दी समझ लें, मोर द डायरेक्शनल नेचर ऑफ द ऑर्बिटल, मोर द स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग और मोर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। जैसे एफ ऑर्बिटल का डायरेक्शनल नेचर ज्यादा होता है डी से, वो पी से, और एस ऑर्बिटल जो होता है नॉन डायरेक्शनल होता है, क्योंकि इसमें किसी भी दिशा में ओवरलैपिंग होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन हर दिशा में होता है, और ये डायरेक्शनल होता है। ठीक है, अब इन दो फैक्टर में से कौन सा फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है यदि देखा जाए कि क्या जो है वो क्वांटम नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है या डायरेक्शनल नेचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्वांटम नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे कि यदि कोई पूछे 1s ओवरलैपिंग और या 2s, यस 1s ओवरलैपिंग और फिर 2s ओवरलैपिंग, 2s 2p ओवरलैपिंग और 2p 2p ओवरलैपिंग और 2p 3p ओवरलैपिंग। इनमें यदि कोई पूछे कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग या स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग कहाँ सबसे अच्छा होगा, तो सबसे पहले क्वांटम नंबर को देखो। तो क्वांटम नंबर वाला फैक्टर पहले देखना है, तो ये वाली ओवरलैपिंग ज्यादा सही है। तो 1s ओवरलैपिंग मोर देन, अब इसका 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 क्वांटम नंबर सेम है, तो अब इनमें डायरेक्शनल नेचर देखो। तो डायरेक्शनल नेचर में हो जाएगा 2p 2p ओवरलैपिंग मोर देन, क्योंकि इसका डायरेक्शनल नेचर ज्यादा है।
2s 2p मोर देन 2s 2s, उसके बाद क्वांटम नंबर पे जाओ, इधर क्वांटम नंबर ज्यादा है तो आखिरी में आ जाएगा 2p 3p ओवरलैपिंग। करेक्ट है तिब्बत? तो इस तरीके से जब हम ओवरलैपिंग देखते हैं तो हमें वीबीटी में ये चीजें देखना जरूरी होती हैं। ठीक है बेटा, तो ये वाला बता दिया मैंने आपको, नेचर ऑफ द ऑर्बिटल बता दिया। नेचर ऑफ द ऑर्बिटल में दो चीजें मैंने आपको बता दी। अब आता है नेचर ऑफ ओवरलैपिंग, है ना। तो ओवरलैपिंग डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर, नेचर ऑफ ऑर्बिटल एंड नेचर ऑफ ओवरलैपिंग। अब नेचर ऑफ ओवरलैपिंग में भी दो चीजें आ जाती हैं। तो नेचर ऑफ ओवरलैपिंग में दो चीजें आती हैं, और वो दो चीजें क्या होती हैं? वो एक होती है हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग जिसे हम को एक्सियल ओवरलैपिंग बोलते हैं, और दूसरी होती है लेटरल ओवरलैपिंग और कोलेटरल ओवरलैपिंग। कोलेटरल ओवरलैपिंग या उसको हम साइड ऑन ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, साइड ऑन ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। तो एक हेड ऑन ओवरलैपिंग है, या फिर उसको को एक्सियल ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। ये ओवरलैपिंग लिखा है मैंने शॉर्ट में, या इसको को एक्सियल ओवरलैपिंग बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो हेड ऑन है या को एक्सियल है, कोलेटरल है, कोलेटरल की स्पेलिंग में 2 एल है, कोलेटरल और साइड ऑन ओवरलैपिंग है। हेड ऑन ओवरलैपिंग द्वारा सिग्मा बॉन्ड बनता है, साइड ऑन ओवरलैपिंग द्वारा पाई बॉन्ड बनता है। ठीक है, चलो अब इसके बाद में हेड ऑन ओवरलैपिंग के बारे में बात करते हैं फटाफट। तो जो हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, इसको होने के लिए ऑर्बिटल्स को आपस में जब वो मिलते हैं तो उनको अपनी एक्सिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के अलोंग ही ओवरलैप करना चाहिए। जैसे कि मान लो पीएक्स पीएक्स ओवरलैपिंग हो रही है, तो एक्स एक्सिस पे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूट है, इस पीएक्स की भी एक्स एक्सिस पे डिस्ट्रीब्यूट है। तो इनकी ओवरलैपिंग जब अलोंग दी एक्स एक्सिस ही होगी, जैसे ये पीएक्स है ये भी पीएक्स है और एक्स एक्सिस के अलोंग ही ओवरलैपिंग होगी, तो उसको बोलेंगे हेड ऑन ओवरलैपिंग। जैसे मान लो ये पी वाई है, तो ये पी वाई है, ये पी वाई है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग ही ओवरलैपिंग हुई है। ठीक है ना। ये मान लो पी जेड है और ये जेड एक्सिस है, मान लो ये भी जेड एक्सिस है, तो ओवरलैपिंग भी जेड एक्सिस के अलोंग हुई है, तो इसको अपन बोलेंगे हेड ऑन ओवरलैपिंग। ठीक है ना। जो एस ऑर्बिटल होता है वो सदैव हेड ऑन ओवरलैपिंग ही करेगा, तो ये हेड ऑन ओवरलैपिंग ही कहलाएगी। एस ऑर्बिटल कभी भी साइड ऑन ओवरलैपिंग नहीं करता है, मैं भी आपको रीजन भी उसका बता दूंगा। सो दीज आर एग्जांपल ऑफ हेड ऑन ओवरलैपिंग। अब कोलेटरल ओवरलैपिंग कैसी होती है? कोलेटरल ओवरलैपिंग में या साइड ऑन ओवरलैपिंग में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है उसके 90 डिग्री पे ओवरलैपिंग होती है। जैसे मान लो ये मेरा पीएक्स ऑर्बिटल है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये भी पीएक्स ऑर्बिटल है, इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब इस साइड से जब इसके परपेंडिकुलर जब ओवरलैपिंग होगी, मतलब इसके परपेंडिकुलर मतलब ओवरलैपिंग अलोंग वाई एंड जेड एक्सिस, वाई एंड जेड एक्सिस, तो उसको बोलेंगे हम साइड ऑन ओवरलैपिंग या कोलेटरल ओवरलैपिंग। और यदि मान लो पीएक्स के पी वाई के बीच में हुई, तो ओवरलैपिंग किसके अलोंग होगी? ओवरलैपिंग होगी अलोंग, ये वाई वाई है तो एक्स एंड जेड के अलोंग होगी। मान लो पी जेड हुआ, तो ओवरलैपिंग किसके अलोंग होगी? ओवरलैपिंग एक्स एंड वाई एक्सिस के अलोंग होगी। इसको बोलते हैं हम कोलेटरल या साइड ऑन ओवरलैपिंग। इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड में फ्री रोटेशन नहीं होता है, सिग्मा बॉन्ड में फ्री रोटेशन होता है। सिग्मा बॉन्ड ज्यादा मजबूत होता है एज कंपेयर टू द पाई बॉन्ड। ठीक है, अब सुनो, जब भी ओवरलैपिंग होगी तो आपको एक बात बहुत ध्यान से याद रखनी है कि दो ऑर्बिटल, सबसे पहले हम बात करें तो ओवरलैपिंग जब भी होगी तो एक बात याद रखती है कि एस ऑर्बिटल कभी भी साइड ऑन ओवरलैपिंग नहीं करेगा। जैसे कि ये पी एक्स है, तो एस ऑर्बिटल यदि पी एक्स के अलोंग ओवरलैपिंग करेगा तो एक्स एक्सिस के अलोंग ही करेगा। मान लो ये पी वाई और एस ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कर रहा है तो वाई एक्सिस के अलोंग ही करेगा। मान लो ये जो है वो पी जेड है ना, मेरी मर्जी में किसी को भी कौन सा एक्सिस मानूं, तो ओवरलैपिंग एस ऑर्बिटल के अलोंग जेड एक्सिस ही होगी, अन्यथा नहीं होगी। समझ रहे हो बात को? यदि कोई कल के दिन ऐसे बोले यू है और ये एक्सिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, एस ऑर्बिटल ऐसे ओवरलैपिंग करेगा, नो इट इज नॉट परमिटेड, क्योंकि ये पॉजिटिव वेव फंक्शन ये नेगेटिव है। तो आधी ओवरलैपिंग पे पॉजिटिव है, आधी पे नेगेटिव है, तो वेव फंक्शन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और अफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं रह पाएगी। सो दिस इज नॉट परमिटेबल। तो एस ऑर्बिटल से जब भी ओवरलैपिंग होगी सामने वाले ऑर्बिटल की एक्सिस के अलोंग होगी और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इसलिए एस ऑर्बिटल जब भी बनाता है सिग्मा बॉन्ड ही बनाता है। ठीक है बेटा, दोनों एस ऑर्बिटल हुए तो कोई बात ही नहीं है,
तो उसको हेड ऑन ओवरलैपिंग ही बोलते हैं और उसमें कोई एक्सेस नहीं होती है। ठीक है, चलो अब मान लो बेटा अपन ये सोचे कि पी एक्स पी वाई के बीच क्या कोई बॉन्ड बन सकता है? यदि ये एक्स है ये वाई है, ये एक्स है ये जेड है, ये वाई है ये जेड है, तो नो बॉन्ड इज फॉर्म। नो बॉन्ड इज फॉर्म मतलब यदि ये एक्स ये वाई या ये एक्स ये जेड या ये वाई ये जेड, यदि यहाँ पे दो अलग अलग हो तो कोई बॉन्ड नहीं बनेगा अलोंग एनी एक्सेस। नो बॉन्ड अलोंग एनी एक्सेस, किसी भी एक्सेस के अलोंग बॉन्ड नहीं बनेगा। पर यदि ये पी एक्स है ये पी एक्स है और ओवरलैपिंग एक्सेस एक्स एक्सेस है, तो जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तीनों चीजें सेम हो गई तो सिग्मा बॉन्ड। अब यदि ये पी वाई ये पी एक्स है और ये पी एक्स है और यदि मान लो ओवरलैपिंग एक्सेस y या z है तो इसके 90 डिग्री पे है ओवरलैपिंग एक्सेस, इसको मैं बोल रहा हूँ ओवरलैपिंग एक्सेस 90 डिग्री पे है, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा। आई होप सो आपको बात समझ में आ गई होगी। वीवीटी के बारे में यदि इतनी बात आपको क्लियर है तो आपका काम एग्जाम में बन सकता है। शॉर्ट में वीवीटी मैंने आपको बता दिया। ठीक, कौन सी ओवरलैपिंग परमिटेबल होती है? यदि उसके लिए देखें कभी एग्जामिनर कोई क्वेश्चन पूछ ले, जैसे कि उसने बोला हाँ यू बोल दिया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और यहाँ पर ऑर्बिटल कुछ यू बना दिया, इधर नेगेटिव रख दिया इधर पॉजिटिव रख दिया, बिल्कुल भी नहीं। वेव फंक्शन एक जैसे होने चाहिए। यदि ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होना चाहिए, तभी ओवरलैपिंग परमिटेबल होगी, अन्यथा ओवरलैपिंग परमिटेबल नहीं होगी। दोनों के वेव फंक्शन एक जैसे होने चाहिए। जब भी कोई आपसे ओवरलैपिंग कराएगा, जैसे इसको नेगेटिव बोल दिया इसको पॉजिटिव बोल दिया, तो ये ओवरलैपिंग नहीं। ओवरलैपिंग तभी होगी जब पॉजिटिव पॉजिटिव को फेस कर रहा होगा, वेव फंक्शन एक जैसे होंगे। इसको आगे जाके एमओटी में आप इसका एक्सप्लेनेशन और डिटेल में पढ़ते हैं। हालांकि बहुत ज्यादा अभी सिर्फ वन शॉट के लेवल पे उतना जानने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में बहुत ही मतलब सुपरफिशियल क्वेश्चन अब तक पूछे गए। ठीक है, तो चलो इसके बाद में चलता हूँ हाइब्रिडाइजेशन पे। तो हाइब्रिडाइजेशन आया क्यों, इसको जल्दी समझा दूं, एनसीईआरटी में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हाइब्रिडाइजेशन आया इसलिए क्योंकि एक मॉलिक्यूल था जिसका नाम था CH4। यदि आप CH4 मॉलिक्यूल को देखो तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 होता है, और जब ये बॉन्ड बना रहा है तो 4 बॉन्ड बना रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट होकर के इधर गया होगा तो यूं आया, और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड हो रहा है तो हाइड्रोजन से 1s 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 आएगा। तो इसमें एक बात तो तय हुई कि ये px था, ये py था और ये pz था। यदि ये px था, ये py था और ये pz था, तो s ऑर्बिटल s ऑर्बिटल s ऑर्बिटल, तो तीन बॉन्ड तो होते 90 डिग्री के, और एक कार्बन में s ऑर्बिटल था, उससे आके एक और s ओवरलैप कर जाता, जो कि किसी भी डायरेक्शन में आके ओवरलैप कर सकता था। लेकिन तीन बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के होने चाहिए। लेकिन एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी पे ये पता लगा कि बॉन्ड एंगल सारे के सारे बराबर होते हैं 109 डिग्री 28 मिनट के। तो ये कैसे पॉसिबल है, इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए जो है वो थ्योरी आई। एनसीईआरटी में न सिर्फ CH4 का एग्जाम्पल लिया है बल्कि अमोनिया का भी एग्जाम्पल लिया है। यदि आप अमोनिया को देखोगे तो अमोनिया क्या होता है, टाउन चकाम 1 2 1 2 1 2 1 2। अब ये S और ये S 1s1 हाइड्रोजन का 1s1 और 1s1, तो यहाँ भी 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल होना चाहिए, लेकिन अमोनिया में 160 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। इसी प्रकार आप यदि वाटर में देखोगे तो ये हो जाएगा 2s2 और ये हो जाएगा 2p4। तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, यहाँ भी दो बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के होने चाहिए थे, लेकिन 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल नहीं होते। यदि आप इसको मान लो px, इसको मान लो py, इसको मान लो pz, और इसको आपने माना px, इसको माना py, इसको माना pz, मान लो आपने मान लिया। वैसे इसको px, इसको कन्वेंशनली pz मानते हैं, इसको py बोल सकते हैं या फिर px भी बोल सकते हैं। खैर उसमें जाने की जरूरत नहीं है, वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो py और pz तो एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे होंगे ना बेटा, तो 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल तो नहीं होता, इसमें 104.5 डिग्री का एंगल होता है 104.5, और इसमें 107 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है, इसमें 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल होता है। तो चूंकि बॉन्ड एंगल इनमें 90 डिग्री के नहीं है, तो ये वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी इनका फॉर्मेशन। तो इनके फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने की नई थ्योरी आई जिसका नाम था हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन में उन्होंने कुछ बातें बता दी कि हाइब्रिडाइजेशन के कुछ फीचर्स बता देता हूँ, है ना, पूरी थ्योरी एक्सप्लेन करना बेटा पॉसिबल नहीं है इतने कम समय में, तो कुछ फीचर बता देता हूँ हाइब्रिडाइजेशन के। पहली बात जो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में आपको पता होनी चाहिए वो क्या होती है कि हम हाइब्रिडाइजेशन में होता क्या है। हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्स मिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स ऑफ आउटर मोस्ट शेल जनरली, है ना, आउटर मोस्ट शेल के ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होती है जनरली, या ये बोल दें वैलेंस शेल के, या ये बोल दें उन ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होती है
जो ऑर्बिटल्स आउटर मतलब आउटर शेल में बोल सकते हैं ना, वैसे हरदम ऐसा हो, ये जरूरी नहीं कि आउटर मोस्ट शेल में हो। चैप्टर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि थोड़ा इनर शेल वाले ऑर्बिटल भी मिक्स हो जाते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। तो हाइब्रिडाइजेशन में कुछ ऑर्बिटल्स की आपस में मिक्सिंग होती है और सिर्फ सेंट्रल ऑर्बिटल, सेंट्रल एटम के ऑर्बिटल्स की आपस में मिक्सिंग होती है। तो हाइब्रिडाइजेशन में किन की मिक्सिंग होती है बेटा? कुछ ही ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होती है और सिर्फ सेंट्रल एटम के ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होती है हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक है, किन ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हो सकती है? जो हाफ फिल्ड है, जो फुल फिल्ड है, या जो अनफिल्ड है, किसी की भी मिक्सिंग हो सकती है। हाफ फिल्ड की भी हो सकती है, फुल फिल्ड की भी हो सकती है, अनफिल्ड की भी हो सकती है, तो कोई भी ऑर्बिटल मिक्स हो सकता है। हाइब्रिडाइजेशन में जो भी ऑर्बिटल्स बनते हैं वो सभी एक प्रकार के ऑर्बिटल बनते हैं, हालांकि एक्सेप्शन होते हैं, लेकिन जनरली एनसीईआरटी में जो लाइन लिखी है वो लिखी है ऑल ऑर्बिटल फॉर्म्ड आर ऑफ सेम टाइप, है ना। मैं बताऊंगा पीसीएल 5 में किस तरीके से दो अलग अलग टाइप के ऑर्बिटल बनते हैं, सो दैट बेसिकली बिकम्स अ एक्सेप्शन टू द थ्योरी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, लेकिन आपसे यदि कोई बोल रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन में सारे ऑर्बिटल एक ही टाइप के बनते हैं, आप बोलना हाउ, ठीक है, करेक्ट है, ठीक है बेटा। हाइब्रिड ऑर्बिटल एक ही शेप के होते हैं, सारे के सारे एक ही एनर्जी के होते हैं, सारे के सारे, ठीक है बेटा। चलो, और हाइब्रिड ऑर्बिटल में दो टाइप के लोब होते हैं, एक बड़ा लोब, एक छोटा लोब। जो ओवरलैपिंग होती है बड़े लोब के साइड से होती है, जिसकी वजह से ज्यादा बेहतर बॉन्ड बन पाता है। ज्यादा बेहतर बॉन्ड बनने की वजह से ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी और वो रिलीज एनर्जी काम आती है इन डूइंग द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो ये कुछ जनरल पॉइंट थे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में जो मैंने आपको बताया। हाइब्रिडाइजेशन में एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर निकालने का तरीका क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अब तक आप बस एग्जाम देने जा ही रहे हो तो आप ये बात समझते हो कि स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो स्टेरिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यदि किसी ने और भी कोई तरीका सीखा हुआ है तो आप उस तरीके को इस्तेमाल करो, आखिरी में नया तरीका मत अपनाना। कहने का मतलब ये आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना आना चाहिए बस। जैसे किसी ने बोला कार्बन डाइऑक्साइड का हाइब्रिडाइजेशन निकाल दो, तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर बनाया, सबको पता है ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो दो सिग्मा बॉन्ड है और जीरो लोन पेयर है कार्बन के पास, तो बराबर 2 हो जाएगा, बराबर sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब sp हाइब्रिडाइजेशन होने का मतलब कार्बन पर, तो तुम देखो कार्बन ऐसा होता है टर्म तुम, तो ये 1 2 3 4 बॉन्ड बना है, मतलब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। sp हाइब्रिडाइजेशन मतलब ये क्या हुआ? ये sp हो गया, तो ये ऑर्बिटल sp, ये ऑर्बिटल sp, ये प्योर p, ये प्योर p। तो इसका मतलब ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड बना है, ऑक्सीजन से तो p ऑर्बिटल ही आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन होता है 1s2 2s2 2p4। तो इससे जो दो ऑर्बिटल दिए अपने बॉन्डिंग के लिए, वो ये दो प्योर p ऑर्बिटल दिए, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन से सेंट्रल ऑर्बिटल, सेंट्रल एटम के ऑर्बिटल्स का होता है, इनका नहीं होता। तो यहाँ से दो p आएंगे और यहाँ से दो p आएंगे, ये वाले दो p, ठीक है। तो अब जो 4 p आने वाले हैं, ये 4 तो काहे से आए? ये कार्बन से आए। अब ऑक्सीजन से 4 p आएंगे, तो जो 4 p आएंगे उसमें से दो सिग्मा बॉन्ड spp ओवरलैपिंग, spp ओवरलैपिंग और p pi ओवरलैपिंग से बन जाएगा। तो इस तरीके से अपन इसको देख सकते हैं। जैसे कि हमने सल्फर डाइऑक्साइड देखा बेटा, तो सल्फर डाइऑक्साइड जब हम देखेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड में स्ट्रक्चर कैसा होगा? कुछ ऐसा हो जाएगा और यहाँ पर एक लोन पेयर हो जाएगा। तो दो सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, मतलब 2 + 1 = 3, बराबर sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अब किसी ने पूछ लिया कि यहाँ पे पाई बॉन्ड का नेचर क्या है, ये वाला पाई बॉन्ड कैसा है, ये वाला पाई बॉन्ड कैसा है, तो मेरी बात को ध्यान रखना। यदि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो एक पाई बॉन्ड जो होता है वो p pi ओवरलैपिंग से बनता है। बचे हुए सारे पाई बॉन्ड जो होते हैं वो एक पाई बॉन्ड बनेगा p pi ओवरलैपिंग से, बचे हुए सारे पाई बॉन्ड बनेंगे p pi d pi ओवरलैपिंग से। तो यहाँ पर दो पाई बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड बना p pi से, तो दूसरा बनेगा p pi d pi से। तो ये हो गया p pi, तो दूसरा हो जाएगा p pi d pi ओवरलैपिंग से बनेगा। करेक्ट है। अब मान लो इसकी जगह में SO3 दे देता, तो SO3 जैसे ही देता तो उसका स्ट्रक्चर U बनता, तो U बनता है स्ट्रक्चर, तो 3 सिग्मा बॉन्ड, तो 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन यहाँ पे पाई बॉन्ड कितने? 3 पाई बॉन्ड है। तो एक पाई बॉन्ड किससे बनेगा? p pi ओवरलैपिंग से बनेगा। एक पाई बॉन्ड किससे बना? p pi ओवरलैपिंग से। दूसरा पाई बॉन्ड किससे बनेगा? p pi d pi ओवरलैपिंग से। और तीसरा पाई बॉन्ड किससे बनेगा? p pi d pi ओवरलैपिंग से, क्योंकि एक पाई बॉन्ड sp2 में p pi से बनता है, रेस्ट ऑफ द पाई बॉन्ड सॉरी एक बार बता देता हूँ, सुने। जैसे हमने SO2 लिया, तो इन केस ऑफ SO2 यदि आप लोगे तो SO2 के केस में एक पाई बॉन्ड होगा p pi ओवरलैपिंग से बनेगा, बाकी के जो दो पाई बॉन्ड है वो p pi d pi ओवरलैपिंग से बनेंगे। सो रिमेंबर दैट यदि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो एक पाई बॉन्ड, पहला पाई बॉन्ड p pi ओवरलैपिंग से बनता है, और इसके अलावा जितने भी पाई बॉन्ड होते हैं, सॉरी, वो p pi d pi ओवरलैपिंग से
बनते हैं। आई सपोज यू अंडरस्टैंड दिस। क्लियर थी बात बेटा? यदि एक ही पाई बॉन्ड हुआ तो पी पाई पी पाई, यदि एक से ज्यादा पाई बॉन्ड हुए तो एक पाई बॉन्ड बनेगा पी पाई और रेस्ट ऑफ द पाई बॉन्ड विल बी फाउंड बाय पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग। आई सपोज दैट दिस इज अंडरस्टैंडेबल। एक बात और बता दूं जल्दी से, यदि sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो जितने भी पाई बॉन्ड होंगे सब पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग से बनेंगे। यदि sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो जितने भी पाई बॉन्ड होंगे सब पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग से बनेंगे। अब जल्दी से मैं आपको एक बात बता देता हूं, जल्दी से ध्यान देना। मान लो मेरे पास सल्फेट है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है सल्फेट का, 4 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर, 4 + 0 बराबर कितना हो जाएगा? 4 बराबर sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब दो पाई बॉन्ड जो यहाँ पर दिख रहे हैं, एक यहाँ पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग, sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑल पाई बॉन्ड फ्रॉम पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग। ClO4 नेगेटिव किसी ने बोला, तो ClO4 नेगेटिव का स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव, 4 सिग्मा बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड, तीनों पी पाई, तीनों पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग। पी पाई नहीं मिलता है sp3 में, पी पाई डी पाई ही मिलेगा जितना भी मिलेगा। तो यदि sp3 हाइब्रिडाइजेशन आया तो तुरंत आपको समझ जाना है कि जो भी पाई बॉन्ड है वो पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग से बनेगा। सो दिस इज अबाउट दिस पोर्शन। अब आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़े तो अपन हाइब्रिडाइजेशन निकालने की कोशिश करें अलग अलग चीजों के। जैसे मान लो किसी ने बोला अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो अमोनिया का स्ट्रक्चर बना लो। तो स्ट्रक्चर बनाया तो एक लोन पेयर आ गया, एक H और एक H, ये हो गया 1 + 3 बराबर कितना हो जाएगा? 4 बराबर कितना हो जाएगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सो लेट अस नॉट वेस्ट टाइम इन फाइंडिंग आउट द हाइब्रिडाइजेशन। अब तक सब बच्चे जानते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे निकालते हैं। जस्ट बाय डूइंग दिस यू कैन find out the hybridization. Just wait, I'll have a water. ठीक है बेटा। अब मैं आपको बताऊं, कल बीएससी पीआर थ्योरी में आपको बता चुका हूं, बहुत ही सरल है वहां पर। यदि आप देखो तो यदि मान लो आपके पास sp हाइब्रिडाइजेशन है तो एक ही ज्योमेट्री मिलती है, वो लीनियर मिलती है। कल भी मैं आपको बताया था एक मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होती है और एक होती है इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। तो जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होती है वो शेप के बराबर होती है, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री अलग चीज है ना। तो लीनियर लीनियर इनमें दोनों में लीनियर ही लीनियर आएगा, ठीक है ना, ये भी लीनियर आएगा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होती है वो डिपेंड करती है, वो काय पे डिपेंड करेगी। यदि आप जब भी बनाओ ना, सबसे पहले sp2 हाइब्रिडाइजेशन दिखा, ऐसे मर्सिडीज का साइन बना दिया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिखा, यूं बना दिया, करेक्ट है। sp3d दिखा, यूं बना दिया, sp3d2 दिखा, ये बना दिया। sp3d3 अलग से बनाता हूं। अब सुनो, यदि एक भी लोन पेयर है, यहाँ पर एक ही लोन पेयर वाला एग्जांपल आएगा, उसको यहाँ रख दो, ये एंगुलर दिख रहा है, ये ट्राइगोनल प्लेनर दिख रहा है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन एक भी लोन पेयर नहीं और ट्राइगोनल प्लेनर, और एक लोन पेयर डंडा मिटाओ उसकी जगह लोन पेयर रख दो, ठीक है। इसमें मान लो एक लोन पेयर है तो ये ऊपर वाला डंडा हटाया, उसकी जगह लोन पेयर रख दिया, तो इसका शेप क्या हो गया? पिरामिडल। या इसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या हो गई? पिरामिडल। लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। समझ लो बात को, इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट यदि पूछे तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल, लेकिन इसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री और इसका शेप पिरामिडल होगा। अब एक और लोन पेयर है, एक और डंडा मिटाओ, आप कहीं भी लोन पेयर रख सकते हो, है ना, कहीं भी लोन पेयर रख सकते हो, वी शेप हो जाएगा, ठीक है। पर sp3d हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर आप जब भी रखोगे इक्वेटोरियल पोजीशंस पे ही रखोगे। अब सुनो, यदि एक लोन पेयर हुआ तो एक साइड वाले पे रखना, इसको यूं कर देना, यूं कर देना, ये सीसो शेप हो जाएगा SF4, ठीक है। ये PCl5, ये CCl4, ये अमोनिया, ये वाटर, दो लोन पेयर, ठीक है। इसकी बात करूं तो दिस इज BF3, इसकी बात करूं तो दिस इज यू कैन से दिस इज SO2, ठीक है ना। ये SO3 भी हो सकता है, CH3 पॉजिटिव भी हो सकता है। अब दो लोन पेयर यदि हुए, दो लोन पेयर हुए तो एक साइड दोनों लोन पेयर रख दो, ऐसा कर दो, दिस इज T शेप या थोड़ा सा झुका हुआ T शेप, ICl3। अब मान लो तीन लोन पेयर आपके पास हुए तो तीनों लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे यूं लिख दो, दिस इज XeF2, लीनियर शेप हो जाएगा, ठीक है। इस पे ये SF6 हो गया, ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर बाइपिरामिडल। यदि एक लोन पेयर हुआ तो इसको ऐसे ऊपर रख देना, यूं कर देना, दिस इज स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल बोलना, स्क्वायर पिरामिडल विथ नो बॉन्ड एंगल ऑफ 90 डिग्री, और ये हो जाएगा क्या?
F5, एक लोन पेयर 5 बॉन्ड पेयर, करेक्ट है। XCF4 लोगे तो उसमें 2 लोन पेयर होंगे, 2 लोन पेयर इन पोजीशंस पे आपको लगाना है, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। मतलब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो लोन पेयर ये सो कॉल्ड एक्सियल पोजीशन पे लगाना है आपको, ठीक है। अब ये VSPR के भी सारे केसेस मैंने आपको बता दिए। अब देखो VSPR का केस लीनियर तो सब लीनियर। sp2 की बात करूं तो sp2 में 2 केस बनेगा। ये ऐसा ज्योमेट्री बनाया मर्सिडीज का साइन ट्राइगोनल प्लेनर, एक लोन पेयर है तो यूं आ गए SO2 का केस हो गया, तो ये कैसा हो गया, एंगुलर हो गया। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में केस क्या हो सकता है, 4 बॉन्ड पेयर है, CCl4 109 डिग्री 28 मिनट बॉन्ड एंगल। अमोनिया पे आ जाओ, अमोनिया पे आए तो एक लोन पेयर, तो डंडा मिटाओ लोन पेयर लगा दो। sp2 sp और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर कहीं भी रख दो, एक ही आपको मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री या शेप देगा दिखाई। एक लोन पेयर यहाँ पर रख दिया, पिरामिडल हो गया, इधर 2 लोन पेयर रख दिया, ये एंगुलर शेप हो गया। sp3d में लोन पेयर विशेषता आपको इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही रखना है। एक लोन पेयर हुआ तो सीसॉ या डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, 2 लोन पेयर हुए तो दोनों एक तरफ रखना है, ये हो जाएगा कैसा, टी शेप हो जाएगा। यदि 3 लोन पेयर हुए तो लीनियर हो जाएगा। अब आया sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन को देखोगे तो इसमें sf6 बन रहा है, 6 के 6 बॉन्ड पेयर है, तो ऑक्टाइडल ज्योमेट्री या स्क्वायर प्लेनर बाइपिरामिडल हो जाएगा। IF7 में एक लोन पेयर आप सो कॉल्ड एक्सियल पोजीशन पे रख देना, क्योंकि ऑक्टाइडल ज्योमेट्री में कोई एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल एज सच होती नहीं है, सारी पोजीशन बराबर होती है, लेकिन इसको आप एक्सियल मान लो, इसलिए मैंने बोला सो कॉल्ड एक्सियल। IF5 इसका एग्जांपल है, नो बॉन्ड एंगल ऑफ 90 डिग्री, IIT जेईई में आ चुका है, एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, कोई भी बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का नहीं होगा। XCF4 की बात करें तो इधर आ गया बेटा XCF4, तो आप यहाँ पर 2 लोन पेयर और 4 बॉन्ड पेयर है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हो जाएगी। अब बचा sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट, वो भी मैं आपको फटाफट बता देता हूं। जहां तक sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन का सवाल है बच्चों, तो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन में केसेस ऐसे होते हैं। IF7 पेंटागोनल प्लेनर बाइपिरामिडल, समझ गया बात को, पेंटागोनल प्लेनर बाइपिरामिडल IF7 एक केस ही हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा केस जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं, XCF6। इस केस में लोन पेयर बीच में कहीं पे रख देना है आपको, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होता है। याद रखना एग्जाम में ये वाला आने का चांस बहुत ज्यादा रहता है, पहले कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है और बच्चे इसमें गलती करते हैं। दिस इज XCF6 डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। बच्चे क्या करते हैं, इसमें sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन लगा देते हैं, उन्हें एक लोन पेयर दिखाई नहीं देता, समझ रहे हो बात को। तो ये sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन है और ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है। आई सपोज दैट सभी बच्चे इसको याद कर लेंगे और अच्छा परफॉर्म करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस मोर थिंग्स। एक और मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में कोई पूछ सकता है कि बताओ इसमें कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। तो आपने यहाँ देखा ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आपको दे रहा है दिखाई, क्योंकि यहाँ पे 2 हिडन हाइड्रोजन हो जाएंगे बेटा, यहाँ पर एक हिडन हाइड्रोजन, यहाँ पर कोई नहीं, यहाँ पर एक हिडन हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हिडन हाइड्रोजन, करेक्ट है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन मतलब 3 sp2 ऑर्बिटल हो जाएगा, sp2 और एक प्योर p हो जाएगा। इस पे भी सेम कंडीशन होगी, 3 ऑर्बिटल sp2 हो जाएंगे और एक हो जाएगा प्योर p। ये sp हाइब्रिडाइजेशन है तो 2 हो जाएंगे, sp एक प्योर p, 4 ऑर्बिटल होते हैं कार्बन के पास। sp हाइब्रिडाइजेशन मतलब 2 sp हो जाएंगे, जितने मिक्स होंगे उतने ही नए बनेंगे, है ना। जैसे sp बना तो sp का मतलब होता है 50% s करेक्टर, 2 ऑर्बिटल, एक s और एक p मिक्स हुआ तो जितने मिक्स होते हैं उतने ही नए बनते हैं, 2 मिक्स हुए तो 2 नए बनेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल sp। परसेंटेज एस करेक्टर 50%, sp2 में परसेंटेज एस करेक्टर 33.33%, 3 मिक्स हुए 3 नए बनेंगे। sp3 में 4 मिक्स हुए 4 नए बनेंगे, 25% एस करेक्टर। sp3d में 20% एस करेक्टर, क्योंकि 1/5 कर दो, ठीक है बेटा। और 5 मिक्स हुए तो 5 नए बनेंगे, समझ लो बात को। sp3d3 में 6 मिक्स हुए 6 बनेंगे, sp3d2 में 6 मिक्स हुए 6 बनेंगे, sp3d3 में 7 मिक्स हुए 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, समझ रहे हो बात को। खैर, तो sp था, कार्बन के 4 ऑर्बिटल होते हैं आउटर शेल में, तो 2 sp हो जाएगा, 2 प्योर p, ये भी 2 sp हो गए और 2 प्योर p हो गए। इसकी बात करूं तो ये हो जाएगा sp2 और प्योर p, ये भी हो जाएगा sp2 और ये हो जाएगा प्योर p। गिन लो हाइब्रिड ऑर्बिटल, 3 3 2 2 3 3 और बस सम कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इस टाइप का यदि कोई सवाल पूछ ले आपसे कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो वो भी बताना आना चाहिए, ठीक है। प्योर ऑर्बिटल भी पूछ सकता है, तो यहाँ हाइड्रोजन के भी प्योर ऑर्बिटल आपको गिनने पड़ते हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 तो हाइड्रोजन थे तो 5 प्योर ऑर्बिटल वो हो जाते,
और बाकी जितने प्योर ऑर्बिटल यहाँ पर हैं, जैसे यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर दो है, यहाँ पर दो है, यहाँ पर एक है, वहां पर दो है, यहाँ पर एक है, वहां पर दो है, तो उस तरीके से भी आप गिन सकते हो। तो आपसे हाइब्रिड या प्योर ऑर्बिटल के बारे में भी पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो इतनी बात ये वाली खत्म हुई। अच्छा, कल जब मैं आपको बॉन्ड एंगल बता रहा था तो बॉन्ड एंगल में कुछ बातें बतानी थी, लेकिन मैं आपको बताना भूल गया था क्योंकि एनसीईआरटी में वो बातें दी हुई नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ क्योंकि एग्जाम में आने के चांसेस उसके रहते हैं। उसके बाद ये हाइब्रिडाइजेशन का ये वाला पार्ट खत्म हो गया है। अब मैं आपको इसके बाद ये बॉन्ड पैरामीटर वाला पार्ट है। तो बॉन्ड पैरामीटर वाले पार्ट में ही जो चीज मैंने आपको ज्यादा नहीं बताई थी वो बॉन्ड एंगल था, और बॉन्ड एनर्जी में भी एक चीज बताना भूल गया था, फटाफट बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। यदि सेंट्रल एटम वेरी कर रहा है और पेरिफेरल एटम एक ही है, तो सेंट्रल एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींचेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो सेंट्रल एटम जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अंदर जाएगी, उतना ही रिपल्शन होगा, बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। तो हाइड्राइड्स में हमने देखा है बॉन्ड एंगल डाउन द ग्रुप गिरता है। तो ये एक बात हो गई, ठीक है बेटा। इसी प्रकार से ये एग्जाम्पल अमोनिया का हो जाएगा, और उसके बाद फॉस्फाइन हो जाएगा, उसके बाद आर्साइन हो जाएगा, उसके बाद एंटमाइन हो जाएगा। तो ये बॉन्ड एंगल इस तरीके से गिरता है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया पहला वाला। सेंट्रल एटम बदल रहा है। अब सेंट्रल एटम यदि आपका सेम है बट पेरिफेरल एटम बदल रहे हैं तो क्या होता है। जैसे मान लो मेरे पास OF2 है, OCl2 है, OBr2 है और OI2 है। अब समझना, इसका साइज बड़ा है बेटा, जिसका साइज बड़ा है तो बॉन्ड एंगल उसका बड़ा हो जाएगा, तो इधर रिपल्शन ज्यादा होगा तो इसका बॉन्ड एंगल बड़ा हो जाएगा। ये हुआ बेटा दूसरा फैक्टर, ठीक। अब इसके बाद एक और चीज, यदि मान लो सेंट्रल एटम एक ही है, ये OH2 है और ये OF2 है, करेक्ट इतनी बात। अब यहाँ पे लगता है बेंट्स रूल। वो क्या कहता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम व्हेन अटैच्ड टू अ एटम, वो उसमें ज्यादा पी कैरेक्टर इंड्यूस कर देता है। पी कैरेक्टर बढ़ने का मतलब बॉन्ड एंगल गिरेगा, क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन में सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल होता है, तो मोर द s कैरेक्टर मोर द बॉन्ड एंगल। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसमें p कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम हो जाएगा। सो बॉन्ड एंगल ऑफ OH2 इज ग्रेटर देन OF2। लेकिन जब यही बात इधर आ जाती है कि मैं इधर OF2 कर दूं और यहाँ पर SF2 कर दूं, ठीक है, नहीं SH2 कर दूं, SH2 कर दूं यहाँ पर, और यहाँ पर SF2 कर दूं, तो यहाँ पर स्थिति बदल जाती है। क्यों, यहाँ पर देखा था हमने, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच्ड विल डिक्रीज द बॉन्ड एंगल, बेंड्स रूल था यहाँ पर बेटा, बेंड्स रूल था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, बैक बॉन्डिंग हो जाती है। बैक बॉन्डिंग होने के कारण इसका बॉन्ड एंगल बड़ा हो जाता है। तो यही एक एग्जाम्पल नहीं है, बल्कि इधर एग्जाम्पल फॉस्फाइन और PF3 का भी आ सकता है, इधर भी बैक बॉन्डिंग हो सकती है, ये बॉन्ड एंगल बड़ा हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये विशेष एग्जाम्पल था जो आपको याद रखना चाहिए बॉन्ड एंगल में। एग्जाम में जिस एग्जाम्पल के आने के बहुत चांसेस मुझे लगते हैं वो है H2O, OF2 और H2O, OF2 और OCl2। तो इन दोनों में बेंड्स रूल लग जाता है और ये साइज के कारण बड़ा होता है। तो OCl2 ग्रेटर देन H2O ग्रेटर देन OF2। तो इस तरीके से आप बॉन्ड एंगल को देख सकते हो। ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थे बेटा बॉन्ड एंगल के जो कि बताने थे, सो मैंने आपको बता दिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी बात करते हैं बॉन्ड एंगल से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कल बॉन्ड एनर्जी का एक बहुत महत्वपूर्ण एग्जांपल मैं आपको बताना भूल गया था, जब क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ही ज्यादा मतलब स्कैटर्ड रूप में लिखी हुई है। तो बॉन्ड एनर्जी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऐसा था कि Cl2 की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है Br2 से, ज्यादा होती है F2 से, लगभग बराबर होती है I2 के, ठीक है ना। पर आपको यही F2 I2 में कंपैरिजन है तो F2 की ज्यादा लगाना, ठीक है ना। ये लोन पे रिपल्शन कारण होता है, कम डिस्टेंस से लोन पे रिपल्शन ज्यादा हो जाता है, इसलिए ऐसा हो जाता है, ठीक है। ये हुआ पहला पार्ट। अब इसी में अपन दूसरा पार्ट ले लें फटाफट झटापट। तो इसमें आता है सल्फर सल्फर सिंगल बॉन्ड इज मोर मजबूत देन ओ सिंगल बॉन्ड, करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर लोन पे रिपल्शन लेसर डिस्टेंस से ज्यादा हो जाता है ऑब्वियसली। तो इसकी वजह से ये ओ सिंगल बॉन्ड इज लेस मजबूत देन SS सिंगल बॉन्ड। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा इस बात को, ठीक है। द सेम ट्रेंड विल अप्लाई इन PP सिंगल बॉन्ड इज मोर मजबूत देन NN सिंगल बॉन्ड बिकॉज ऑफ लोन पे रिपल्शन। कोई बच्चा बोल सकता है सर यहाँ भी तो लोन पेयर है, बेटा डिस्टेंस ज्यादा है, PP ऑर्बिटल का साइज बड़ा है ना, डिस्टेंस बड़ी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर यदि हम देखें तो कार्बन कार्बन, क्योंकि यहाँ आप कोई लोन पेयर बचता ही नहीं है कार्बन में 4 बॉन्ड बनाने के बाद, तो ये सिलिकॉन सिलिकॉन से ज्यादा मजबूत होता है। तो ऊपर एक्सेप्शन थे, इधर एक्सेप्शन नहीं है, रिमेंबर दैट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट।
चलो खैर, मैं इसको अब मिटा रहा हूं। इसके बाद में बॉन्ड लेंथ के भी एग्जाम्पल, बॉन्ड एनर्जी के भी एग्जाम्पल सब हो गए थे। लगभग लगभग मैंने आपको बता ही दिए थे सारे एग्जाम्पल जो जो आपके काम के थे, है ना। डाइपोल मूवमेंट वाले भी मैंने आपको बता ही दिए थे। सिस ट्रांस का डाइपोल मूवमेंट कंपेयर करें तो यू नो दैट कि ट्रांस का डाइपोल मूवमेंट कम होता है एज कंपेयर टू डाइपोल मूवमेंट ऑफ द सिस। ठीक है बेटा, अब हम आते हैं नई थ्योरी पे, और वो थ्योरी क्या है? वो थ्योरी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, दैट इज एमओटी। करेक्ट बेटा, एमओटी थ्योरी क्या बोलती है? जो जो बातें एनसीईआरटी ने लिखी हैं वो मैं आपको ज्यादातर बता देता हूँ। एक सेकेंड। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है? ठीक है बेटा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये कहती है कि पहली बात तो ये आई क्यों, तो O2 का पैरामैग्नेटिक करेक्टर वीबीटी नहीं समझा पाई थी, इसलिए एमओटी आई। अब ये कैसे समझाई इस करेक्टर को, वो आगे चल के आएगा। पर समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात ये है कि जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में होता क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में उन्होंने ये बताया कि ऑर्बिटल्स की दो अलग अलग एटम जब आपस में मिलते हैं तो सारे ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं। एक बात, सारे ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ सेंट्रल एटम के ऑर्बिटल मिक्स होते थे, यहाँ सारे ऑर्बिटल दो एटम के, अलग अलग एटम के, तीन एटम जो भी मिल रहे हैं उनके मिक्स होंगे। जो ऑर्बिटल मिक्स होते हैं उनकी एनर्जीज लगभग बराबर होती है ना, मतलब 1s मिक्सिंग होगी, 1s 2s मिक्सिंग नहीं होगी, तो बराबर एनर्जी वाले ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं। ये दूसरी बात कही गई, ठीक है। अब यहाँ पर जो ऑर्बिटल होते हैं, जो नए ऑर्बिटल बनते हैं, उन्हें बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और वो पॉलीसेंट्रिक होते हैं। पॉलीसेंट्रिक मतलब जैसे एक एटॉमिक ऑर्बिटल होता है उसके पास एक न्यूक्लियस होता है, इसी प्रकार जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसके पास कई न्यूक्लियस होते हैं। जितने एटम से मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना हुआ है, या जितने एटम ने मिलकर के आपस में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया है, उन सबके न्यूक्लियस इस एक कंबाइंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को कंट्रोल करते हैं। सो इट इज पॉलीसेंट्रिक इन नेचर, ठीक है बेटा। इसके बाद यदि हम देखें तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनके नाम देखते हैं, तो उनके नाम कैसे होते हैं? जैसे कि अपने एटॉमिक ऑर्बिटल के नाम कैसे होते हैं, तो आपने पढ़ा होगा एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स के आपने नाम पढ़े होंगे एस, पी, डी, एफ, इस टाइप से, है ना बेटा। इसी प्रकार से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के जो नाम होते हैं, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के नाम होते हैं वो होते हैं सिग्मा, पाई, डेल्टा, एक्सेट्रा, वेरिंग ऑन द टाइप ऑफ द बॉन्ड दे आर फॉर्मिंग। तो इस तरीके से इनके नाम हो जाते हैं सिग्मा, पाई और डेल्टा। आई सपोज दैट इज अंडरस्टैंडेबल। ये नीचे क्यों जा रहा है बार बार, ये चिंता का विषय होती है। एक सेकंड रुकते। ठीक है, लेट्स चेक इट आउट नाउ बेटा। तो एसपीडीएफ है ना, सिग्मा पाई डेल्टा क्या होते हैं, किसके नाम होते हैं सिग्मा पाई डेल्टा? दे आर नेम ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्लियर है। और एटॉमिक ऑर्बिटल के नाम sp-df होते हैं। अब सुनो किस तरह से ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, जल्दी से बता देता हूँ। जैसे मान लो मैंने F2 का एग्जांपल ले लिया, तो F में 1s 2s 2px 2py 2pz, और दूसरे F का 1s 2s 2px 2py 2pz, ठीक है। और मिक्सिंग क्या होगी? 1s 1s की मिक्सिंग होगी, 2s 2s की मिक्सिंग होगी, 2px 2px की मिक्सिंग होगी, 2py 2py की मिक्सिंग होगी, 2pz 2pz की मिक्सिंग होगी। और इनकी जब मिक्सिंग होगी तो 1s 1s आपस में मिक्स होकर के दो टाइप के ऑर्बिटल बनाएंगे। अनलाइक हाइब्रिडाइजेशन जहां पर एक ही टाइप के ऑर्बिटल बनते थे, हाइब्रिड ऑर्बिटल सारे एक टाइप के होते थे, यहाँ पर ऑर्बिटल दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो कि कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग से बनते हैं, या जो कि कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग से बनते हैं या फिर एडिटिव ओवरलैपिंग से बनते हैं। और दूसरे होते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो कि डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग से बनते हैं या फिर सब्सट्रैक्टिव ओवरलैपिंग से बनते हैं। इसका मतलब क्या होता है? जो भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, जो भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, उसके साथ कोई वेव फंक्शन होता है। अब मान लो उसका वेव फंक्शन मैंने मान लिया साई, है ना, जैसा कि अपन ने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में पढ़ा था। तो जब दो ऑर्बिटल, खैर चलो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अभी उसको बताता हूँ। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कब बनेगा? जब कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होगी,
कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होगी या फिर एडिटिव ओवरलैपिंग होगी, या फिर एडिटिव ओवरलैपिंग। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कब बनेगा? जब डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होगी या फिर उसको बोलते हैं हम सब्सट्रैक्टिव ओवरलैपिंग। ठीक है, जब कंस्ट्रक्टिव बीएमओ बनता है इट इज लेस एनर्जी, इसकी एनर्जी बच्चों कम होती है, क्योंकि जब ये ऑर्बिटल बनता है ना बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के बीच में लाई करती है, तो न्यूक्लियर न्यूक्लियर रिपल्शन कम हो जाता है, तो एनर्जी कम हो जाती है। मोर स्टेबिलिटी, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ लाई करती है? विद इन द टू न्यूक्लियस। जबकि डिस्ट्रक्टिव और सब्सट्रक्टिव ओवरलैपिंग जब होती है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस लाई करती है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस लाई करती है, और इसके कारण यहाँ पर एनर्जी क्या होती है? ज्यादा होती है, और लेस स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी क्या होती है बच्चों? स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो डिस्ट्रक्टिव और सब्सट्रक्टिव ओवरलैपिंग होती है, एनर्जी ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी क्या होती है? स्टेबिलिटी कम होती है। आई सपोज दैट यहां तक सबको समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। सो डिस्ट्रक्टिव और सब्सट्रक्टिव, एनर्जी मोर, लेस स्टेबिलिटी, ये सब बातें आपको पल्ले पड़ गई होगी। ठीक, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कब बनता है? जब कंस्ट्रक्टिव एडिटिव ओवरलैपिंग होती है, लेस एनर्जी होती है, मोर स्टेबिलिटी होती है। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल कब बनता है? डिस्ट्रक्टिव और सब्सट्रक्टिव ओवरलैपिंग होती है। क्लियर थी बात? अब जैसे 1s आपस में मिले, करेक्ट है, तो जो दो ऑर्बिटल बनते हैं उनके नाम क्या होंगे? उनके नाम होंगे सिग्मा, सिग्मा स्टार। अब सिग्मा और सिग्मा स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नाम है, लेकिन उनके पेरेंट का नाम क्या है? 1s, तो पीछे वो भी लगा दो 1s। पूरा नाम क्या हो गया? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s। इसी प्रकार जब 2s आपस में मिक्स करेंगे तो नए ऑर्बिटल, ये सिग्मा बॉन्ड ही बनाते हैं, तो ये भी सिग्मा और ये सिग्मा स्टार। इसके पेरेंट का नाम 2s, तो इसका नाम 2s, तो सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। अब समझना, जो कन्वेंशन है, कन्वेंशन ये है कि, इसको मिटा रहा हूं मैं, है ना, कन्वेंशन ये है कि पीजेड जो होता है वो बनाता है सिग्मा बॉन्ड। कन्वेंशन है ये कोई रूल नहीं है, लेकिन कन्वेंशन है। तो जब पीजेड पीजेड आपस में मिलेंगे तो भी दो टाइप के ऑर्बिटल बनेंगे, एक सिग्मा और एक सिग्मा स्टार। 2pz मिले, पेरेंट का नाम 2pz, ये नाम हो गए। जबकि 2px मिलेंगे तो कन्वेंशन ये है कि y और x ऑर्बिटल जो होते हैं, p ऑर्बिटल, वो पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो ये जो दो बनाएंगे वो कौन सा बनाएगा? पाई और पाई स्टार। पेरेंट का नाम 2px, तो ये भी 2px, ये भी 2px। ये क्या हो जाएगा बेटा? दिस इज पाई एंड दिस इज पाई स्टार। पेरेंट का नाम 2py, तो इसका नाम भी 2py, पाई स्टार 2py, पाई 2py। तो ये हो गया इनके बच्चों नाम। बनते कब है? बॉन्डिंग तब बनेगा जब हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी या कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होगी। एंटी बॉन्डिंग कब बनेगा? एंटी बॉन्डिंग तब बनेगा जबकि डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, चलो थोड़ी सी फील लाने के लिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो बेटा 1s ऑर्बिटल आपस में मिक्स हुआ, तो इसका एक वेव फंक्शन होता है साई एस, और इसका भी एक बोल दिया मैंने साई ए, और इसका भी वेव फंक्शन बोल दिया साई ए। जब ये आपस में कंबाइन हुए तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, मतलब सेम वेव फंक्शन। जब यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ भी पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, तो सेम फेज में कंबाइन हो रहे हैं बेटा। सेम फेज में कंबाइन हो रहे हैं तो एडिटिव ओवरलैपिंग हो जाएगी। एडिटिव ओवरलैपिंग होने से वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, और वेव का एम्पलीट्यूड जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन को शो करता है। तो जितना ज्यादा वेव का एम्पलीट्यूड होगा उतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू न्यूक्लियस होगा। ठीक, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो न्यूक्लियस के बीच में ज्यादा रहेगी, तो इसका ऑर्बिटल ऐसे बनेगा। ये वेव फंक्शन दिखा रहा है, न्यूक्लियस नहीं दिखा रहा है। इसका शेप ऐसे भी हो सकता था, नेगेटिव नेगेटिव, ये वेव फंक्शन दिखाता था, मतलब सेम वेव फंक्शन में कंबाइन हो रहे हैं। ठीक है, अब इसका नाम क्या है? ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है बेटा, तो इसका नाम हो जाएगा सिग्मा 1s, और ये सिमेट्रिकल है क्योंकि इसके सेंटर के अलोंग यदि आप देखोगे तो उस तरफ भी पॉजिटिव वेव फंक्शन, इस तरफ भी पॉजिटिव वेव फंक्शन, सब एक जैसा है, तो इसको बोलेंगे सिग्मा 1s ग्रेड, क्योंकि सिमेट्रिकल को बोलते हैं ग्रेड। सो सिग्मा 1s ग्रेड। इसको भी मैं बोल दूंगा सिग्मा 1s ग्रेड, क्योंकि ये भी सिमेट्रिकल है, उस तरफ भी नेगेटिव, इस तरफ भी नेगेटिव। जबकि इसकी बात करें तो ये जब कंबाइन होगा तो चूंकि ये डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग हो रही है, मतलब ये कुछ ऐसा था वेव फंक्शन, और वो जब कंबाइन आया तो कुछ ऐसा था। यदि दोनों सेम टाइप के वेव फंक्शन हुए, सेम मैग्नीट्यूड के वेव फंक्शन हुए, तो जब इनकी ओवरलैपिंग होगी तो इनका एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों की सेम एनर्जी है, तो एक दूसरे को जस्ट कैंसिल आउट कर देगा, तो न्यूक्लियस के बीच इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी।
तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा और ये नोड गिर जाएगा। सो दिस इज सिग्मा स्टार 1s, मोर एनर्जी लेस स्टेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बिटवीन न्यूक्लियस 0, दिस इज नोडल प्लेन जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अब सुनो, यदि 2pz आपस में मिला तो सेम कंडीशन होगी, यदि वो कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग हुई या फिर सेम फेज में यदि वो मिले, एडिटिव ओवरलैपिंग हुई, तो उस केस में न्यूक्लियस के बीच में प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, तो दिस विल बी पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव, तब जब यहां मिल रहा है तो दिस इज पॉजिटिव, इधर से हटा देते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या होगा, न्यूक्लियस के बीच में ज्यादा होगी, तो पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के बीच में घुस जाएगी, तो ये वाला टिकले खूब बड़े बड़े हो जाएंगे क्योंकि प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ज्यादा है न्यूक्लियस के बीच, और ये वाले टिकले एकदम छोटे छोटे हो जाएंगे, नेगेटिव। लेकिन जब ये कंबाइन कुछ ऐसे होंगे कि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, तो अपोजिट वेव फंक्शन में कंबाइन हो रहे हैं, एक यूं जा रहा है तो दूसरा यूं जा रहा है, तो उस समय कचरा हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बिटवीन द न्यूक्लियस क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा, टिकले छोटे हो जाएंगे और पेरिफेरी के टिकले बड़े हो जाएंगे। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, यहाँ पर क्या हुआ, एक नोडल प्लेन बन गया। आई होप सो कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है बेटा, ये एंटी बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है, करेक्ट है। अब इधर सिमेट्रिकल है, इधर रखो, कहीं भी चले जाओ सब आपको एक जैसे ही दिखाई दे रहा है, इधर से जाओगे तो नेगेटिव से नेगेटिव पहुंच गए, और इधर से यदि जाओगे तो उस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव, तो ये क्या हो गया, ये हो गया अनसिमेट्रिकल, तो इसको बोलूंगा सिग्मा 2pz, और ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। तो जब तक बेटा सिग्मा बॉन्ड बनता है तब तक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होता है वो सिमेट्रिकल होता है, और एंटी बॉन्डिंग जो होता है वो अनसिमेट्रिकल होता है। पाई में ये केस उल्टा हो जाता है, याद रखना, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए आपके लिए काम की बात है, बता दूं इसको मैं। ओके, अब पाई वाला एक और दिखा देता हूं आपको जल्दी से। पाई में क्या कंडीशन होती है, जहां तक पाई वाले का सवाल है, पाई में क्या होता है, पाई बॉन्ड में मान लो 2px और 2px आपस में मिला, तो वो कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग कर सकता है। कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग की तो कैसा दिखेगा, यूं यूं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव, ये नोडल प्लेन तो हरदम है ही इनके बीच में, लेकिन ये दोनों वेव फंक्शन कंबाइन हो जाएंगे, ये कंबाइन हो जाएंगे, तो ये कैसा दिखेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। तो यहाँ एक ही नोडल प्लेन है जो कि यहाँ सेंटर पे आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन ये अनसिमेट्रिकल, मैंने बोला था पाई में अनसिमेट्रिकल होता है बॉन्डिंग, उस तरफ जाओगे तो पॉजिटिव, इस तरफ आओगे तो नेगेटिव, पर जब ये डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग में मिलेगा तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो अब इधर तो प्रोबेबिलिटी मिल ही नहीं रही है, और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, मतलब इधर भी नहीं मिल रही है, मतलब यहाँ पे दो नोडल प्लेन आ गए। अब देखो, ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव, ये सिमेट्रिकल है क्योंकि ये सेंटर है, उस तरफ गए तो नेगेटिव, इस तरफ गए तो नेगेटिव, इस तरफ गए तो नेगेटिव, इस तरफ गए तो पॉजिटिव, इस तरफ गए तो नेगेटिव। सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए क्या करते हैं अपन, सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए सेंटर पे पेंसिल को रखो और दोनों दिशाओं में सीधी रेखा खींच दो, यदि एक जैसे इन्वायरमेंट मिले तो समझ जाना सेंटर ऑफ सिमेट्री है। तो इसको मैं बोलूंगा पाई 2px, और ये ग्रेड है क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, इसको बोलूंगा, सॉरी दिस इज पाई स्टार, दिस इज पाई 2px एंड दिस इज अनग्रेड। समझ रहे बात को, यू ही लिखते हैं, सिर्फ इतना हो जाएगा, क्लियर है। तो ये हो गया बेटा शेप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब शेप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया है, अब मैं आपको इस थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बताता हूँ। अब तक मैंने आपको नोमेनक्लेचर बता दिया, इसका शेप बता दिया, अब हाउ टू फिल द एटम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो तीनों रूल के हिसाब से, हुंड रूल, पॉलिश रूल और अबाउ रूल के हिसाब से भरे जाते हैं। बहुत ही सिंपल है, देखो B2 C2 Li2 Be2 N2, मतलब 14 इलेक्ट्रॉन तक, नो sp मिक्सिंग occurs, sp मिक्सिंग नहीं होती, ठीक है ना, तो डायग्राम ऐसा होता है। ये sp मिक्सिंग क्या होती है इसको पढ़ाने का टाइम नहीं है, बता देता हूँ। s और p ऑर्बिटल्स के बीच में दूरियां कम होती हैं और दूरियां ज्यादा होती, दूरियां कम होती हैं, तो यहाँ पर sp मिक्सिंग अकर्स, सॉरी sp मिक्सिंग अकर्स, पहले sp मिक्सिंग होती है, बाद में sp मिक्सिंग नहीं होती है क्योंकि दूरियां बढ़ जाती हैं। मैं कोई गलती ना करूं, वैसे मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी चूंकि इतना इंपॉर्टेंट लेक्चर है और एग्जाम 2 दिन बाद है, तो मैं, हाँ, विथ 2s 2p मिक्सिंग और फिर बाद में विदाउट मिक्सिंग, एकदम सही है। फिर बेटा O2 F2
नो एसपी मिक्सिंग, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी के बीच का डिफरेंस बढ़ जाता है और डिफरेंस बढ़ने के कारण एसपी मिक्सिंग नहीं होती है, नो एसपी मिक्सिंग अकर्स। तो बेटा इनमें डायग्राम में टकला मतलब गोला 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 गोला, सीधे गोले सीधे गोले, और 14 वर्ष की आयु के बाद में जीवन में बहुत कुछ उल्टा हो जाता है, ये गोला भी उल्टा हो जाता है, ये कुछ ऐसा चलता है। इसका नाम है सिग्मा 1s, तो इसका नाम सिग्मा स्टार 1s, इसका नाम सिग्मा 2s, तो इसका नाम सिग्मा स्टार 2s। ये दोनों बराबर एनर्जी वाले हैं, ये पाई हो गया, ये पाई हो गया, पापा का नाम 2px, पापा का नाम 2py, ये हो गया सिग्मा 2pz, ये हो जाएगा पाई स्टार 2px, ये हो जाएगा पाई स्टार 2py, एंड दिस इज सिग्मा स्टार 2pz। करेक्ट है। अब यहाँ पर आपने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ना चालू कर दिया। अब ये भी इधर ऐसे ही नोमेनक्लेचर हो जाएगा। अब देखो मैं O2 का एग्जांपल ले लेता हूँ। O2 का एग्जांपल अपन लेते हैं, इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 16 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2। आपने देखा पहले एक भरा फिर एक भरा, मतलब कम एनर्जी वाले को पहले भरो फिर ज्यादा एनर्जी, पहले वाले को कम वाले को पूरा भरो फिर ज्यादा वाले को, कम वाले को पूरा भरा फिर एक एक करके भरा। 16 इलेक्ट्रॉन है ना, ये 10 हो गए, 11 12। ऐसा नहीं किया कि एक दो इधर ही भर देते, दोनों इधर भर देते, हुंड का नियम जो है कॉम्प्रोमाइज हो जाता। तो एक इधर फिर एक इधर, एक में दो ही भरने हैं, पॉली का नियम नहीं तो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो ये 11 12 फिर 13 फिर 14 फिर 15 और फिर 16, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए। हेंस O2 इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। इसी के कारण बीबीटी की खोज हुई थी, क्योंकि इसके अलावा और भी रीजंस हैं, लेकिन दिस इज वन ऑफ द रीजन जो कि सबसे ज्यादा बुक्स में लिखा रहता है। तो आपको इस रीजन के बारे में पता होना चाहिए कि बीबीटी क्यों आई थी, सॉरी एमओटी क्यों आई थी। एमओटी वाज गिवन बिकॉज बीबीटी वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ, it was not able to explain the paramagnetic nature of what is that O2। यहाँ पे पैरामैग्नेटिक नेचर हमको समझ में आ गया। अब एक इंपॉर्टेंट लाइन होती है जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसको हम बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं? बॉन्ड ऑर्डर जो होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें देखो ये बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग, ये 3 बॉन्डिंग और ये 3 एंटी बॉन्डिंग। गिन लो बेटा, बॉन्डिंग 2 2 और 6 10, और एंटी बॉन्डिंग 4, तो 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग 6 टोटल, 10 माइनस 6/2 इज इक्वल टू 2, देयरफॉर बॉन्ड ऑर्डर इज 2, तो O डबल बॉन्ड हो जाएगा। अब मान लो N2 में देखता, तो N2 में देखता तो कैसे आ जाता, तो बॉन्ड ऑर्डर 14 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब इसके बॉन्डिंग हो गए, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, ऊपर तो कोई है नहीं, तो 2 2 और 6, 10 माइनस 4/2 बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एंड हेंस द बॉन्ड ऑर्डर इज, आई एम रियली फ्रस्ट्रेटेड टुडे विद दिस, ऐसा कभी होता नहीं है लेकिन आज ही ऐसा हो रहा है, ठीक है। इट इज लाइक दिस, आई होप सो दिस इज अंडरस्टैंडेबल। जो अभी तक आपने पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यदि मैं आगे और बढ़ जाऊं थोड़ा सा, तो जैसे कि मान लो किसी ने बोला O2 प्लस, O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव नेगेटिव, तो O2 प्लस में एक इलेक्ट्रॉन हटा दोगे 15 हो जाएंगे, ये वाला डायग्राम लगा देना, 15 भर देना, एक इधर चला जाएगा, ठीक है। इसमें पैरामैग्नेटिक नेचर होगा क्योंकि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें डायमैग्नेटिक नेचर होगा क्योंकि एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से कंसेप्ट होमो लूमो का होता है, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसमें हाईएस्ट ऑक्युपाइड कौन सा है, सिग्मा 2pz है, तो इसको होमो बोलेंगे, और ये अनऑक्युपाइड है तो इन दोनों को बोलेंगे अपन लूमो, लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसके हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो ये हो जाएंगे पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, और इसका जो लूमो होगा लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो हो जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। आई सपोज दैट बात समझ में आ गई कि होमो क्या होता है और लूमो क्या होता है, ठीक है। अब एक बात और समझना, C2 एनसीईआरटी में दिया हुआ है, C2 में जो 2 बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है C2 का, और C2 में जो 2 बॉन्ड होते हैं उनका नेचर क्या होता है। अब C2 मान लो बेटा, यदि C2 होता तो 12 ही इलेक्ट्रॉन होते, तो ये हो जाता। तो ये नेट जो इलेक्ट्रॉन आपके पास बचे बॉन्डिंग में वो पाई के बचे, क्योंकि इस बॉन्डिंग ने इस एंटी बॉन्डिंग को कैंसिल किया, इस बॉन्डिंग को इस एंटी बॉन्डिंग ने कैंसिल किया, तो ये तो आपस में हो गए कैंसिल। तो कोई सिग्मा बॉन्ड नहीं बना इनके कारण, क्योंकि इनने बनाया इनने बिगाड़ा, इनने बनाया इनने बिगाड़ा, तो ये हो गए कैंसिल। अब आ जाओ इस पे, सिर्फ पाई वाले बचे, और पाई वाले कितने बचे, 4 बचे बॉन्डिंग के,
और एंटी बॉन्डिंग के कितने हैं पाई वाले 0/2 बराबर कितना हो गया 2, सो बॉन्ड ऑर्डर इज 2। तो दोनों बॉन्ड कैसे हो जाएंगे, पाई बॉन्ड हो जाएंगे, करेक्ट थी बात। जबकि N2 में यदि आप देखते हैं तो N2 में नेट बॉन्डिंग कितने बचे थे, ये तो कैंसिल हो गए थे, नेट बॉन्डिंग 6 बचे थे जिसमें 2 सिग्मा के थे और 4 पाई के थे। तो 4 पाई के कितने बॉन्ड बना देंगे, एक बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं, तो 4 पाई कितने बॉन्ड बनाएंगे, 2 बॉन्ड बनाएंगे, तो 2 पाई बॉन्ड हो गए। दो इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन कितने सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं, एक, तो एक सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। आई होप सो आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है बेटा। इसके अलावा एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है कि एक लाइन और थी, हाँ, यदि एसपी मिक्सिंग ना हुई इसमें B2 में या C2 में तो क्या होगा, यदि एसपी मिक्सिंग नहीं हुई तो ये डायग्राम लगेगा। ये आईआईटी में क्वेश्चन एक बार आ चुका है, इफ एसपी मिक्सिंग डज नॉट अकर, यदि एसपी मिक्सिंग नहीं हुई तो सेकंड डायग्राम लगेगा ऑलवेज, क्लियर है। तो वो आपसे नेचर पूछ सकता है B2 का क्या हो जाएगा। अभी तो B2 का नेचर देखोगे आप, तो फिलहाल आपको B2 का नेचर पैरामेट्रिक मिलेगा, है ना, विथ 1 पाई बॉन्ड, एक इधर और एक इधर, समझ लो बात को। लेकिन यदि आपने मान लो B2 मिक्सिंग नहीं हुई, sp मिक्सिंग नहीं हुई, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरेंगे बोरॉन में, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन होंगे B2 में, समझ लो बात को। और उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में यहाँ पर ऑब्वियसली डाईमैग्नेटिक नेचर हो जाएगा B2 में, क्योंकि कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा यदि sp मिक्सिंग नहीं हुई, तो ये डायग्राम लगेगा, ठीक है। इसके अलावा एक कंसेप्ट ये भी आता है बेटा, H2 पॉजिटिव और H2 नेगेटिव में पूछते हैं कि बताओ स्टेबिलिटी क्या होगी। तो बेटा H2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, 2 - 0/2, देखो 2 इलेक्ट्रॉन है ऐसा भरेगा, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है ऐसा भरेगा, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है यूं भरेगा। अब इसमें ये 2 बॉन्डिंग के हुए, तो 2 - 0/2 = 1, तो इसका बॉन्ड नंबर 1 आया। इसमें ये बॉन्डिंग का एक ही है, तो ये हो जाएगा 1 - 0/2 = 0.5 आ गया, करेक्ट है। इसमें बॉन्डिंग के 2, एंटी बॉन्डिंग का एक, तो 2 - 1/2 = 0.5। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है H2 मोर देन H2 प्लस मोर देन H2 नेगेटिव। अब तुम पूछ सकते हो दोनों का बॉन्ड ऑर्डर तो बराबर है, लेकिन यदि दोनों चीजों का बॉन्ड ऑर्डर बराबर हो बेटा, तो आपको ये देखना है जिसमें एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, तो दिस इज लेस स्टेबल। इन दोनों के बॉन्ड ऑर्डर बराबर है लेकिन इसमें एंटी बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसलिए लेस स्टेबल होगा। इसी प्रकार से किसी का बॉन्ड ऑर्डर 2 आ रहा है तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, जैसे He2 हुआ 4 है, तो 4 है तो 2 बॉन्डिंग 2 एंटी बॉन्डिंग, तो 2 - 2/2 = 0 and therefore it will not exist। Be2 8 इलेक्ट्रॉन है, 4 बॉन्डिंग 4 एंटी बॉन्डिंग, इट विल नॉट एग्जिस्ट। तो ये भी आपसे पूछेंगे एग्जाम में कि कौन से मॉलिक्यूलर स्पीशीज एग्जिस्ट करती है कौन सी नहीं करती, यू हैव टू थिंक ऑन द बेसिस ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में मैंने आपको काफी बातें बता दी हैं, इतने में आपका काम चल जाना चाहिए एग्जाम में, ठीक है बेटा। अब जो है मैं आपको अगली चीज बताता हूं, अगली चीज है हमारे पास में जो आपको पता होनी चाहिए, वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ले लेते हैं। ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बच्चों, ये क्या है, एक्चुअल क्या होता है, हाइड्रोजन जब भी किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ होता है, तो वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या करता है कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर पूरे रूप से खींच मारता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले हाइड्रोजन में ऐसे रिवॉल्व कर रही थी बढ़िया मस्त तरीके से, फिर फ्लोरीन इसके संपर्क में आया, और जब फ्लोरीन इसके संपर्क में आया तो उसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरी अपनी ओर खींच ली, तो इसका न्यूक्लियस इस तरफ रह जाएगा, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस तरफ को खींच जाएगी। तो ये जो न्यूक्लियस वाला पार्ट है ये इस तरफ से किसी का लोन पेयर अपनी ओर खींचने लग जाएगा बहरा के। बाकी सब एटम्स में क्या होता है, बाकी सब एटम में यदि मान लो हाइड्रोजन की जगह यहाँ पर दूसरा एटम होता, कोई मान लो आयोडीन होता, तो आयोडीन की जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो तो फ्लोरीन अपनी ओर खींच लेता यूं करके, लेकिन फिर भी उसके जो कर्नेल है उस कर्नेल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो जब भी कोई आएगा उसके न्यूक्लियस की तरफ तो उसको एटलीस्ट इन कर्नेल के इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा रिपल्शन फेस करना पड़ेगा। जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं, एक ही था वो भी चला गया, तो इसका मतलब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने का चांस हो जाएगा। इसलिए हाइड्रोजन में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने का मतलब हाइड्रोजन में, इसलिए हाइड्रोजन के केस में आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है, ये कह रहा हूँ, ठीक है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की क्या शर्त होती है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कुछ शर्तें होती है बेटा। पहली शर्त, टू फाइंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंडीशंस, पहली शर्त होती है वो वाला हाइड्रोजन होना चाहिए। तो वो वाला हाइड्रोजन क्या होता है, वो वाले हाइड्रोजन का मतलब होता है ऐसा हाइड्रोजन जो कि फॉर्म से जुड़ा हुआ हो, मतलब फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन,
या sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ हो, जैसे कि साइनाइड में होता है, जैसे कि एसिटाइलिन में होता है, वो हुआ। या फिर ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ हो जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। उसके 2 एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए हैं, ज्यादा की जरूरत आपको एग्जाम में नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। ये 5 कंडीशन। इसके अलावा वो वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए, वो वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए, वो वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए जो जैसे कि एग्जाम्पल कौन सा, फॉन और क्लोरीन। समझ रहे बात को। यदि किसी के पास ये 2 कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिखाएगा। जैसे कि H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है, HF में मिलती है, अमोनिया में मिलती है। लेकिन आप सोचो अमोनियम आयन में मिल जाए तो अमोनियम आयन में नहीं मिलेगी, क्योंकि अमोनियम आयन में वो वाला हाइड्रोजन तो है लेकिन लोन पेयर तो है ही नहीं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं मिलेगी आपको। समझ रहे हो आप मेरी बात को। जैसे कि आपको बोला किसी ने ईथर, क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी? तो एक ईथर दूसरे ईथर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिखा सकता, क्योंकि इसके पास वो वाला हाइड्रोजन नहीं। तो देयरफॉर यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं आपको मिलेगी इन 2 एग्जांपल्स में। लेकिन अमोनियम आयन को यदि पानी में डाल दोगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर इसको वो वाला हाइड्रोजन बोल सकते हैं क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, और पानी का जो लोन पेयर है वो इसकी ओर आगे बढ़ जाएगा और यहाँ पर बॉन्डिंग हो जाएगी। करेक्ट है थी बात। यदि आप शुरू की एनालॉजी मेरी समझे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों होती है, क्योंकि H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो वो किसी के लोन पेयर को अपनी ओर खींचता है, वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आपको ये बात बहुत आसानी से समझ में आ जाती कि कहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी और कहाँ पर नहीं मिलेगी। यू नीड 2 कंडीशंस फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो वाला हाइड्रोजन और वो वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए जिसमें कि क्लोरीन भी आ जाता है। लेकिन आप सोचोगे HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी तो नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि HCl में वो वाला हाइड्रोजन नहीं। लेकिन HCl और H2O के बीच मिलेगी, हाँ मिल सकती है, क्योंकि क्लोरीन अपना लोन पेयर दे देगा और वो वाला हाइड्रोजन H2O के पास। समझ रहे बात को। यदि कोई आपसे पूछता है, समझ रहे हो आपकी बात को, HCl और अमोनिया के बीच मिलेगी क्या, तो HCl अमोनिया के बीच भी मिल सकती है, क्योंकि अमोनिया के पास वो वाला हाइड्रोजन है और Cl के पास लोन पेयर मिल सकती है। यदि कोई आपसे बोलता है कि C OH, एक सेकंड बनाता हूँ, फ्लोरल हाइड्रेट बोलते हैं इसको। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल जाती है, वो वाला हाइड्रोजन है और ये वो वाला हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मिल गई। ठीक है। हालांकि ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब 2 शर्तें हो गई। अब यहाँ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिली है, उसकी भी शर्त होती है कि जो रिंग बनती है वो 5 to 6 मेंबर की होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग है, कोई दिक्कत नहीं, मिल जाएगी। इसके अलावा रिंग प्लेनर भी होनी चाहिए, पर उस पर विचार करने का भी समय नहीं है, उस लेवल के क्वेश्चन भी आपको नहीं पूछे जाते हैं। तो खैर आपने देखा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पर मिलेगी, कहाँ पर नहीं मिलेगी। अब दूसरी बात, 2 टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंट्रामॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब विद इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और बेटा जहां भी विद इन बॉन्ड होता है दूसरों के साथ बॉन्ड नहीं हो पाता है। तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बीपी एमपी सब कम हो जाएंगे, विस्कोसिटी सॉलिबिलिटी ये सब कम हो जाएगा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। ठीक है, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जहां पे 2 मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट करेंगे वहां पे हम देखेंगे वहां पर क्या होगा, वहां पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, वहां पर वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, सॉलिबिलिटी बढ़ जाएगी, समझ रहे हो, विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, सरफेस टेंशन बढ़ जाएगी, जबकि इंट्रामॉलिक्यूलर में सरफेस टेंशन कम हो जाएगी। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप ऑर्गेनिक में पढ़ते हो उसमें एक ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपको देता है दिखाई, जो कि है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू पैरा एंड मेटा, बिकॉज यहाँ पर जो H जाता है ये H इसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। तो ड्यू टू दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर जो है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक एज कम्पेयर टू पैरा एंड मेटा। उसके बाद पैरा आ जाएगा, उसके बाद मेटा आ जाएगा। खैर वो ऑर्गेनिक वाले सर ने आपको पढ़ा दिया होगा। अब इधर यदि अपन बात करें तो इधर आ गया OH और इधर आ गया NO2। तो यहाँ पर एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाता है बिकॉज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कारण ये H यहाँ पर रुक जाता है।
जबकि यहाँ पर कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है कौन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यहाँ पर H को रोकता है, तो यहाँ एसिडिक कैरेक्टर कम होता है। सो दिस इज लेस एसिडिक व्हेन कंपेयर्ड टू इट्स पैरा आइसोमर। क्लियर थी बात बेटा? तो इस तरीके से हमको इसको देखना है, यहाँ पर एसिडिक कैरेक्टर कम होता है, यहाँ पर एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ जाता है। इसी प्रकार आपने देखा होगा फ्यूमेरिक एसिड और सक्सरिक एसिड में, तो वहां पर आपने देखा होगा फ्यूमेरिक एसिड में, फ्यूमेरिक और क्या नाम है इसका यार, मेरे को नाम मेरी जबान पे नहीं आ रहा, शायद मेलिक है ना, इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद मेलिक है, यदि मुझसे गलती हुई तो मुझे माफ करना। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है इंट्रामोलिकुलर, इसमें होती है, तो इसका एसिडिक कैरेक्टर इससे ज्यादा होता है। यू मस्ट नो दिस। अब चूंकि ये चल ही रहा है एसिडिक कैरेक्टर, तो एक और बता दूं, Si3OH का एसिडिक कैरेक्टर CH3OH से ज्यादा होता है। इसमें बैक बॉन्डिंग होती है, इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं होती, इसके कारण ऐसा होता है। मुझे मन किया तो मैंने आपको बता दिया। इसी प्रकार CH ये फ्लोरोफॉर्म है और ये क्लोरोफॉर्म है, तो क्लोरोफॉर्म का भी एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, क्योंकि H जाएगा C पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो वहां पे बैक बॉन्डिंग में चला जाएगा, जबकि यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। देयरफॉर एसिडिक कैरेक्टर ऑफ क्लोरोफॉर्म इज मोर देन फ्लोरोफॉर्म एंड एसिडिक कैरेक्टर ऑफ SiS3OH इज मोर देन CH3OH। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में मैंने आपको छोटी छोटी कुछ बातें बताई हैं। मैं चेक कर लेता हूँ मुझसे कोई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात तो नहीं छूट गई है। वैसे जहां तक मेरा ख्याल है आपको मोटा मोटा मैंने हिसाब बता दिया है बहुत तेजी के साथ में। ठीक, इसके अलावा बेटा जल्दी से मैं बता देता हूँ, एग्जाम में हाइड्राइड बहुत पूछे जाते हैं। देखो, एक एमपी का और बीपी का ऑर्डर, ये मैं बीपी का ऑर्डर बता रहा हूँ और ये एमपी का ऑर्डर बता रहा हूँ, जस्ट चेक इट आउट। तो बीपी HF का ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू HI, एज कम्पेयर टू HBr, एज कम्पेयर टू HCl। और एमपी की बात करूं तो एमपी में इधर गड़बड़ है, HI more than HF more than HBr more than HCl। ठीक है, 17 ग्रुप में एमपी में प्रॉब्लम है, क्योंकि देखो ये तो नंबर 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग कारण हो जाएगा, ये सब वैन डर वाल्स फोर्सेस के कारण होता है, जो कि मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करता है। मोर द मॉलिक्यूलर वेट मोर द वैन डर वाल्स फोर्सेस। तो HI मोर देन HBr मोर देन HCl। HCl इज मोस्ट वोलेटाइल, लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट इन 17th ग्रुप हाइड्राइड्स। मेल्टिंग पॉइंट में HI जो होता है वो आगे आ जाता है और HF पीछे चला जाता है, तो ये एक वहां पे एक्सेप्शन है, ये वाला क्या है, एक्सेप्शन है। 16th ग्रुप में कोई एक्सेप्शन नहीं है, H2O सबसे ज्यादा है, उसके बाद H2TE, उसके बाद H2SE, उसके बाद H2S है। ये सब वैन डर वाल्स फोर्सेस है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और यही ऑर्डर सेम ऑर्डर काइंड में होता है मेल्टिंग पॉइंट में होता है। बीपी में प्रॉब्लम कहाँ होती है, ये दोनों रेगुलर ऑर्डर है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला नंबर 1 और बाद में वैन डर वाल्स फोर्सेस। बीपी में अमोनिया वाले 15 ग्रुप में प्रॉब्लम होती है, तो वहां पर क्या होता है, अमोनिया 3rd नंबर पर पहुंच जाता है, SbS3 BiS3, और फिर उसके बाद में आर्साइन, और आर्साइन के बाद में फॉस्फेट। कुल मिला के याद रखने का तरीका क्या, अमोनिया नंबर 1 होना चाहिए था, ठीक बीच में आ गया, करेक्ट है, काय में, बीपी में। तो बॉइलिंग पॉइंट में प्रॉब्लम कहाँ हुई है, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी फिर भी कम है, क्योंकि इसके वैन डर वाल्स फोर्स इसकी वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग को एक्सीड कर जाता है। लेकिन याद कैसे रखे, ठीक बीच में आ जाता है, कौन, अमोनिया, किसके केस में, बीपी के केस में। जबकि इधर कोई एक्सेप्शन नहीं है, इधर अमोनिया ही नंबर 1 होगा, उसके बाद BiS3 आ जाएगा, फिर SbS3 आ जाएगा, और उसके बाद में AsS3 आ जाएगा, और उसके बाद में PS3 आ जाएगा। ठीक है बेटा, इसको याद रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये P ब्लॉक और इधर कॉमन है, इसलिए इसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। प्लीज डू रिमेम्बर दिस। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो आपको पता होनी चाहिए थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर। सो मैंने आपको बता दिया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में एक बात आपको और बता दूं, कभी कभी क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, जैसे कि आपने एसिटिक एसिड प्योर लिया, ठीक है ना, तो यहाँ पर डाइमेराइजेशन हो जाता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो जो मॉलिक्यूलर वेट होगा एसिटिक एसिड का वो डबल आएगा, मतलब 60 ना आकर के 120 आ जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो समथिंग विच यू शुड नो। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ ये खत्म हो जाता है। यदि हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखे तो जितने ज्यादा OH होंगे उतनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जैसे कि H3PO3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू H2SO4, एज कम्पेयर टू से HNO3, क्योंकि HNO3 में एक OH है, H2SO4 में 2 OH है,
और H3PO4 में 3 OH है, तो विस्कोसिटी H3PO4 की ज्यादा होगी। इसी प्रकार ग्लिसरॉल, ग्लाइकॉल और अल्कोहल में होता है। ग्लिसरॉल में 3 OH होता है, ग्लाइकॉल में 2 OH होता है और अल्कोहल में 1 ही OH होता है। तो ग्लिसरॉल सबसे ज्यादा विस्कस होता है, उसके बाद में ग्लाइकॉल होता है जिसमें 2 OH होते हैं, उसके बाद में अल्कोहल होता है। ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है बेटा। अब लास्ट आता है वैन डर वाल फोर्सेस, वो और बता देता हूँ, उसके बाद खेल खत्म हो जाएगा। वैन डर वाल फोर्सेस को हमने 3 कैटेगरीज में बांटा हुआ है। वैन डर वाल फोर्सेस, तो वैन डर वाल फोर्सेस को हमने 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है। पहला फोर्स होता है लंदन फोर्स। जो लंदन फोर्सेस होते हैं इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। अब इसमें नोबल गैसेस आ जाती हैं या वो सारे मॉलिक्यूल हो जाते हैं जिनका नेट डाइपोल मोमेंट 0 होता है। नेट डाइपोल 0 होता है। नोबल गैसेस नेट डाइपोल मोमेंट 0 किसका होता है? नेट डाइपोल मोमेंट 0 कल ही बताया था, BF2, BF3, CCl4, PCl5, इन सब का नेट डाइपोल मोमेंट 0 है। PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन यदि किसी ने पूछा सॉलिड स्टेट में क्या होता है, 2 होते हैं, sp3 और sp3d, sp3d2, क्योंकि PCl4 पॉजिटिव और PCl6 नेगेटिव के रूप में एग्जिस्ट करता है। दूसरा फोर्स आता है लंदन के बाद में आता है डीबाई फोर्सेस। ये डीबाई फोर्सेस क्या होते हैं? डीबाई फोर्सेस में इट इज टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन परमानेंट डाइपोल, मतलब एक में परमानेंट डाइपोल होना चाहिए, एंड इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। जिस पे इंड्यूस होगा उसका डाइपोल मोमेंट इनिशियली 0 होना चाहिए एवरेज टाइम स्केल पे। इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, इसका एग्जांपल HCl और बेंजीन हो जाएगा। बेंजीन का परमानेंट डाइपोल मोमेंट 0 है, जबकि HCl में परमानेंट डाइपोल होता है। इसका डाइपोल कैंसिल थोड़ी ना होगा, HCl का जो डाइपोल है वो तो रहेगा ही रहेगा। इसमें डाइपोल नेट वेक्टर सम 0 आता है, तो इन दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन होगा वो डीबाई फोर्स होगा। और जब दोनों में परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होता है तो उसको अपन बोलते हैं, उनके बीच जो इंटरेक्शन होता है उसको बोलते हैं परमानेंट डाइपोल इंटरेक्शन। जैसे HCl और HCl के बीच का इंटरेक्शन, HF HF, H2O H2O, अमोनिया H2O, इनका जो इंटरेक्शन है उसको बोलते हैं परमानेंट डाइपोल इंटरेक्शन, उसे बोलते हैं हम कीसम फोर्सेस। एक बात याद रखना, मैं भूल गया था बताना, H2O में 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है। अमोनिया में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं और उसका जो स्ट्रक्चर होता है लीनियर होता है। HF का जिगजैग स्ट्रक्चर होता है, उसमें भी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा H2O का होता है, उसके बाद HF का होता है, उसके बाद में अमोनिया का होता है। करेक्ट बेटा इतनी बात? तो ये मैंने आपको इन शॉर्ट बताया है। अब सुनो एक लास्ट एग्जाम्पल, सॉल्युबिलिटी ऑफ ज़ीनॉन। सॉल्युबिलिटी बात करते हैं अपन हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन की वाटर के अंदर। तो बेटा जब पानी जो होता है ना, अब अपन देखे पानी और नोबल गैसेस के बीच कौन सा इंटरेक्शन होगा, तो इनका डाइपोल मोमेंट 0 है, जबकि इसका परमानेंट डाइपोल है, मतलब डीबाई फोर्सेस होंगे। तो पानी का जो H+ वाला पार्ट है वो खींचता है अपनी ओर ज़ीनॉन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को। तो चूंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा दूर है, बड़ा है, तो ये इसकी ओर पोलराइज हो जाएगा, तो इनके बीच दोस्ती हो जाएगी। जबकि हीलियम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके कंट्रोल में है, तो ये वाटर की तरफ नहीं जाएगी, तो इनके बीच में किसी प्रकार का ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा। तो सॉल्युबिलिटी ज़ीनॉन की वाटर के अंदर ज्यादा होती है, एंड दिस इज ड्यू टू द वैन डर वाल फोर्सेस। करेक्ट बेटा इतनी बात? मेरी समझ में मोटा मोटा मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग बता दिया है, और इतने में आपको सवाल बन जाना चाहिए। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम फ्रॉम माय साइड, डू वेल इन द एग्जाम बच्चों। बाय बाय, टाटा, सी यू, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छा एग्जाम दें सभी लोग, डॉक्टर साहब। बाय बेटा।